बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पहले सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे हमारा सारा एक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो जिसके सारे लेक्चर जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है। उसमें एक प्ले लिस्ट है सेल्स टैक्स की, जिसमें पूरे का पूरा एक्ट अब अवेलेबल है। और इनकम टैक्स के हवाले से उसमें है अवेलेबल इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल जो है, रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है, रिटर्न का ला क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट, एग्जाम्पशंस किन को मिल सकती है। तो ये बीच में कुछ थे जो ज़रूरी लेक्चर थे पहले, लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया है कि पूरे का पूरा एक्ट जो है वो कोशिश की जाए एक्सप्लेन करने की। तो उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे और फिर दूसरों को समझाने के लिए उसको लाइक और शेयर भी करेंगे और उस पर कमेंट भी करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो हमारे जो पहले कंप्लीट हो चुके थे, सेक्शन 2 चल रहा है हमारा डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशंस में हमारा आज का जो है वो सब सेक्शन 19 है, जिसमें डिविडेंड है। तो डिविडेंड में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डिविडेंड का पहले तो मैं कंसेप्ट आपको समझा दूं कि कोई बंदा अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो जो उसमें से प्रॉफिट आता है वो कंपनी डिविडेंड की शक्ल में अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो एक तो डिविडेंड जो रिसीव करना है उस पे वो स्टेट उस पे 15% टैक्स कट जाता है, जो आप बाद में क्लेम कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं। तो दूसरा ये होता है कि वो आपको डिविडेंड जो मिलता है वो एक इनकम होती है उसके अगेंस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी भी कंपनी में। तो अब डिविडेंड की क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, वो किस तरह से डिविडेंड देते हैं, और इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक जो है क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड है। फाइनेंस में हो सकता है इसकी डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ करके की गई हो। बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका जो रिटर्न है वो डिविडेंड की शक्ल में आता है। दो तरह से होता है, एक तो ये है कि आपने शेयर्स जो परचेज़ किए उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है और वो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। दूसरी बात ये होती है कि वो कंपनीज जो डिविडेंड देते हैं आपको बाई एनुअली या एनुअली, वो आपके अकाउंट में आ रहा होता है, दूसरा वो बेनिफिट होता है। कुछ लोग इसमें ये प्रेफर करते हैं कि जिसमें डिविडेंड आ रहे आए ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मेजर कर सकें, और कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो ऐसी चीज़ हो जिसमें वो उसके शेयर ज़्यादा बढ़ें और उसमें से वो अपना पोर्टफोलियो उसके मुताबिक बनाते हैं। तो जो डिविडेंड इनकम टैक्स में डेफिनेशन में क्लैरिफिकेशन के लिए कहा गया है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी अकामुलेटेड प्रॉफिट, जो कंपनी को इकट्ठा होता है वो अकामुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, तो उसको फिर वो डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या नई इन्वेस्टमेंट उसमें कर लेते हैं। तो जो कम प्रॉफिट इकट्ठा हुआ होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसके पास जितने शेयर होते हैं जितनी क्वांटिटी में होते हैं वो पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है। तो फिर जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे ज़ाहिर है उसे ज़्यादा आ जाता है। और कितने तो वेदर कैपिटलाइज आर नॉट, के उसको कैपिटलाइज कर सके या नहीं। तो इफ़ सच डिस्ट्रीब्यूशन entails the release by the company of its shareholders of all or a part of asset including a money of the company। तो उसमें ये है कि वो कुछ हिस्सा जो है वो जो एसेट्स बने हुए हैं कंपनी के रिटेन अर्निंग की शक्ल में है, जो या तो कुछ हिस्सा उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या कि सारा कर दिया जाता है जो कंपनी के पास रकम होती है उसमें से। इसी तरह क्लास बी है सब सेक्शन 19 की, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स की शक्ल में दिया जाता है, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट की शक्ल में, वो पैसों की शक्ल में तो नहीं होता, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फार्म है कि उसको जितने मिल जाते हैं उसके एसेट्स उतने बढ़ जाते हैं। तो वो उसकी इफ़ एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट, ये भी हो सकता है कि जो डिबेंचर इशू किए गए हैं उनमें प्रॉफिट भी लगेगा और नहीं भी लगेगा, ये भी हो सकता है। टू द एक्सटेंट विच द कंपनी पोजेस अकामुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज आर नॉट, कि जितना उसके पास अकामुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं या नहीं। क्लास सी है सब सेक्शन 19 की,
जो एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, जब लिक्विडेट की जाती है कंपनी, लिक्विडेट हो जाती है, तो उसका जो शेयर्स जो होते हैं वो उसके डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं या उन पे जो डिविडेंड दिया जाता है, टू द एक्सटेंट विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूट टू द अकोमुलेटेड प्रॉफिट। बेसिकली जो प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा होता है ना कंपनी का डे बाई डे, वो ऐसा नहीं होता कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना और जितना प्रॉफिट आया उस सारे को शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उसको अकोमोलेट करती जाती हैं कंपनी, इकट्ठा करती जाती हैं। तो वो जो इकट्ठा हो रहा है उनके पास अकोमोलेटेड प्रॉफिट बना होता है, उसमें से भी बाज़ औक़ात कुछ तो फॉर रेनी डेज या ऐसे मज़ीद कोई एक्सटेंशन के लिए कुछ चीज़ों के लिए रख लिया जाता है, और कुछ जो होता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वो बेसिकली उसी में से करना होता है। तो वो ये भी जो है अकोमोलेटेड प्रॉफिट जो है लिक्विडेट अगर हो रही है तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन, से पहले वेदर कैपिटलाइज आर नॉट। इसी तरह सब सेक्शन डी है, क्लास डी है सब सेक्शन 19 की, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, कि कैपिटल जो है उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसे आए हैं तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं टू द एक्सटेंट विच कंपनी पोजेस द अकोमुलेटेड प्रॉफिट, इस एक्सटेंट तक जितने की कंपनी के पास अकोमुलेटेड प्रॉफिट है, वेदर सच अकोमुलेटेड प्रॉफिट है बीन कैपिटलाइज आर नॉट। इसी तरह एनी पेमेंट बाय द प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत अगर कोई दी गई है पेमेंट या कोई ट्रस्ट आर एनी सम वेदर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, ट्रस्ट आर अदरवाइज जो उसका पार्ट है या नहीं है, तो वो अगर कोई पेमेंट दी गई है बाय वे ऑफ एडवांस आर लोन की शक्ल में शेयर होल्डर्स को दी गई है, तो एनी सच पेमेंट ऑफ कंपनी ट्रस्ट ऑन बिहाफ फॉर the individual benefit of such shareholders to the extent which the company trust either case of possess accumulated profit। तो ये जो एडवांस होता है इस शक्ल में अगर दिया गया और उसको कह दिया ये अब आपको छोड़ दिया इस चक्कर में कि वो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, डिविडेंड दे दिया। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच ऑफ द फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान की कोई फॉरेन कंपनी है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो उसका आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आया है उसकी ब्रांच में, तो उसमें से जो उनको दिया जाता है रेमिटेंस, वो भी डिविडेंड के खाते में आता है। तो अब ये मकसद ये है बेसिकली डिविडेंड की, ये 5-6 एफ तक की जो 6 सिचुएशन बताई गई कि इस शक्ल में जो दिया जाता है इसको एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये डिविडेंड कहलाता है। बट डज़ नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें कुछ नहीं भी इंक्लूड किया जाता, वो क्लासेस दी हुई हैं। फ़र्ज़ किया क्लास 1 है, वो क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद द सब क्लास सी और डी जो ऊपर हमने पढ़ा है, रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ फुल कैश कंसिडरेशन आर रिडेम्पशन डिबेंचर स्टॉक where the holders of the share or debenture is not entitled to event liquidation in participated in the surplus assets, कि वो लिक्विडेशन में शामिल नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता सरप्लस एसेट्स के, तो ये डिविडेंड में इंक्लूड नहीं होगा। या एनी एडवांस लोन, कोई लोन दिया गया मेड टू शेयर होल्डर बाय द कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया, वेयर लैंडिंग ऑफ मनी इज़ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, के वो मनी देना को पार्ट ऑफ है उसका लोन देना, तो वो भी इसमें डिविडेंड में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी विच इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द होल और पार्ट ऑफ एनी सम प्रीवियसली पेड ट्रीटेड एज अ डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ सब क्लास ई टू द एक्सटेंट विच इज सो सेट ऑफ, ये सेट ऑफ कोई कर दिया गया है लोन तो उसको भी वो भी शामिल नहीं होगा। इसी तरह रेमिटेंस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान जो होगी वो भी डिविडेंड में नहीं आएगी। सब सेक्शन 19A है, ये अब डिविडेंड का मेरा ख्याल है कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया है। तो अब जो एलिजिबल पर्सन क्या है, डेफिनेशन उसकी, फॉर द पर्पज़ ऑफ वॉलंटियरली पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 जो है,
इसके लिए मीन्स अ इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी इशू बाय द नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगर कोई पेंशन रूल्स के लिए कार्ड इशू किया है, चाहे वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है, जो भी नादरा ने इशू किया है, तो वो एलिजिबल पर्सन है इस पर्सन के। इसलिए एक प्रोवाइजो है, टोटल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन एनुइटी स्कीम में जो किया जाएगा एंड अप्रूव्ड पेंशन फंड वॉलंटरी स्कीम शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। तो जो रूल्स में बताया गया है या सेक्शन में बताया गया है 63 में, उससे ज़्यादा वो अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकेगी जी। सब सेक्शन 19B है, द एक्सप्रेशन एड्रेसी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंफॉर्मेशन सिस्टम ओरिजिनेटर, द एक्सप्रेशन एड्रेसी ऑटोमेटेड electrical signature information system originator and transaction shall have the same meaning as are assigned them through electronic transaction ordinance 2002। तो ये बेसिकली कंसेप्ट समझाया गया है कि वो जो एक्सप्रेशंस एड्रेसी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंफॉर्मेशन सिस्टम ओरिजिनेटेड ट्रांजैक्शन, ऑल द जो मीनिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के मुताबिक उसके मुताबिक हैं। इसी तरह 19C है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या हो सकता है? जो ई रिकॉर्ड हो सकता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, जिसमें ये सारी नीचे चीज़ें बताई गई हैं, वो हम डिटेल कर लेते हैं। इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन एंड प्रोसीजर यूज अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोसीजर यूज़ होता है इस ऑर्डिनेंस के तहत उसको हम करते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग क्या हो सकता है? अटैचमेंट जो हम करते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एनेक्सचर जो हैं रिटर्न के जैसे होते हैं, इनक्लोजर्स होते हैं, अकाउंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म्स, रिसीट्स, एक्नॉलेजमेंट, नोटिस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑर्डर, जजमेंट, अप्रूव्ड नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रूलिंग्स, डॉक्यूमेंट, एनी अदर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद सच कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन एंड प्रोसीजर क्रिएट, यानी कि जो भी जैसे कि SROs आ रहे हैं, उस पर ला है जो साइट पे अवेलेबल है, ई फॉर्म में जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में है, उसका रिप्लाई दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है टैक्स पेयर को। तो ये सारे जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसको हम कहते हैं, जो कि रिप्लाईज भी हैं और ट्रांसमिट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ब्रॉडकास्ट, सॉर्टेड, हेल्ड कॉपीज, डाउनलोड, डिस्प्लेड, व्यू, रीड, प्रिंट बाई वन सेवरल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई एक है कि वो ब्रॉडकास्ट कर दिया गया और फिर वो सेवरल जो है वो उसको जैसे कि SRO इशू किया जाता है, साइट पे आता है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जो होता है इंक्लूड्स द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन डिवाइस, ये सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो और ऑडियो इक्विपमेंट जो हैं, इनकोडिंग और डीकोडिंग इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, इनपुट आउटपुट कनेक्टिव डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं, डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सिस्टम जो है FBR का, जिसमें टोटल है कंप्यूटर सिस्टम है, सर्वर्स हैं, नेटवर्क है, डेटाबेस हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा, डाटा वेयर हाउसेस, जो भी सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेशन की गई है जिसके ज़रिए हम अब ई फाइलिंग कर सकते हैं, और ई फाइलिंग के लिए हमें डाटा अवेलेबल जितना भी होता है वो सारा जो है इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड द कन्वेंस थ्रू द एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिकल्स के ज़रिए जो कम्युनिकेशन की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के ज़रिए की जाती है, स्पीच, म्यूज़िक और अदर साउंड्स, जो विजुअल्स, इमेज एंड सिंगल सर्विंग ऑफ द इम्पार्टेशन, जो भी यानी कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है,
FBR में, और जो हो सकता है तो वो इस लॉ के तहत 19E जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के तहत आता है, जिसमें विजुअल्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, रियल टाइम ऑनलाइन शेयरिंग होती है, जो इसकी डाटा की मैनर एंड मोड में प्रेस्क्राइब, जो कि लॉ में प्रेस्क्राइब किया गया है या इसमें बोर्ड ने किया है टाइम टू टाइम। ये सारे इसके टेलीकम्युनिकेशन में बेसिकली ये अब जो चीज़ें हमने टोटल पढ़ी वो ऐसी चीज़ें हैं जो ई फाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन के सिस्टम जो हमारे पास है अवेलेबल है उसमें करते हैं, तो ये सारे उसके रिलेटेड थी। तो सब सेक्शन 20 है ऑफ सेक्शन 2 का, एम्प्लॉय मीन्स एनी इंडिविजुअल इंगेज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होता है, एम्प्लॉय मुलाजम होता है जो, उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉयर वो होता है जिसने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देता है वो एम्प्लॉयर होता है। मीन एनी पर्सन हु एंगेज द रिमरेट्स एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को यानी कि सैलरी देता है वो है। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब सेक्शन 22 है। डायरेक्टरशिप, जैसे कि डायरेक्टर जो होते हैं उनको भी सैलरी मिलती है किसी कंपनी की, डायरेक्टरशिप भी एम्प्लॉयमेंट है। और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट में जो ऑफिस इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट होती है। अ पोजीशन इन टाइटलिंग द होल्डर टू फिक्स अ सर्टनेबल रेम्यूनरेशन, के जिसमें फिक्स या सर्टनेबल रेम्यूनरेशन जिसको दी जाती है, फिक्स की जाती है, वो भी एम्प्लॉय होता है। दी होल्डिंग ऑफ एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस किसी ने होल्ड किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी एम्प्लॉय है। इसी तरह सेक्शन 22A है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसी होती हैं जो रिटेलर बेचते हैं और वो कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, जो कि ड्यूरेबल गुड्स उसमें शामिल नहीं होती। ड्यूरेबल गुड्स को निकाल दें तो बाकी जो रिटेलर बेच रहे हैं उनको हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। मेन कंज्यूमर गुड्स विच आर सप्लाइड इन रिटेल मार्केट में वो सप्लाई की जाती हैं। एक तो ये है रिटेल मार्केट में एज ए डेली डिमांड ऑफ कंज्यूमर, और दूसरा ये है कि इसमें ड्यूरेबल गुड्स जो हैं वो शामिल नहीं होती, तो उनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यूज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 68 में जो सेक्शन में बताया गया है वो जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू है, कि ऐसी वैल्यू जिसमें मार्केट में चीज़ें जो बिक रही हों। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी बताया और उसमें वेब्स में भी बताया कि जब एसोसिएट से एक दूसरे को बेचते हैं तो वो अपनी प्राइस कम पे सेल करते हैं या हायर प्राइस पे परचेज़ कर लेती हैं कंपनीज़, तो इसके लिए उनको हम फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो है उस पॉइंट पे लाते हैं, तो उसमें ये तो इसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू का यूज़ होता है। सब सेक्शन 22B है फी ऑफ शेयर डिजिटल सर्विसेज। ऑफ शेयर डिजिटल सर्विसेज क्या, मीन एनी कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेंडरिंग सर्विसेज बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, को जो हम सर्विसेज देते हैं नॉन रेजिडेंट फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग डिजिटल एडवर्टाइजिंग इसमें शामिल हो सकती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस शामिल हो सकती है, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, होस्टिंग, मेंटेनेंस, वेबसाइट बनाना, डिजिटल और साइबर स्पेस वेबसाइट्स, एडवर्टाइजिंग, ईमेल्स, ऑनलाइन कंप्यूटिंग, ब्लॉग्स, ऑनलाइन कंटेंट्स, ऑनलाइन डाटा, प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटी ऑफ सर्विसेज, अपलोडिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जिसको हम पेड कहते हैं, कि हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या गूगल पे। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिजिटल टेक्स्ट ऑडियो एंड डिजिटल वीडियोज़, ऑनलाइन कलेक्शन प्रोसेसिंग डाटा रिलेटेड टू यूज़र इन पाकिस्तान, एनी फैसिलिटी ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी अदर ऑनलाइन फैसिलिटी जो है, इसको हम कहते हैं कि इसकी जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं इसके अगेंस्ट, उसको कहते हैं फी फॉर ऑफ शेयर डिजिटल सर्विसेज, ये कहलाती हैं। सब सेक्शन 22C है FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी, जो हम कल ही सेल्स टैक्स एक्ट में पढ़ रहे थे कि जब सेल टैक्स रिफ़ंड इशू होता है तो रिफ़ंड जो है वो एक FBR रिफ़ंड सेटलमेंट कंपनी है,
वो बॉन्ड इशू कर देती है उतने रिफ़ंड के अगेंस्ट, जो कि मेचोरिटी डेट जिसकी मोस्टली 3 साल होती है उस पर उनको उस पर बॉन्ड मिल जाते हैं या उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, व्हाट्सएवर वो रिक्वायर करते हैं। तो वही ये डेफिनेशन है, कल हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा था, तो आज भी बता देते हैं कि मीन्स अ कंपनी विद दिस नेम एज अ इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2017 में वो रजिस्टर्ड होगी फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। कल जो हम पढ़ रहे थे वो सेल्स टैक्स रिफंड के रिलेटेड पढ़ रहे थे, बात यही थी, लेकिन ये आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम इंक्लूडिंग द पेमेंट वे यूजिंग ऑफ द रिफंड बॉन्ड्स, कि जिसमें बॉन्ड मैंने आपको बताया जैसे कि बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उसके बदले में रिफंड बॉन्ड्स दे दिए जाते हैं, तो उस बॉन्ड्स को अंडर सेक्शन 171A के तहत इशू किया जाता है। इसी तरह सब सेक्शन 23 है फीफा टेक्निकल सर्विसेज, कि अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले में जो आप फ़ी उसको दे रहे हैं वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज होती है। इसमें जो है सैलरी नहीं इंक्लूड होती कि आप सैलरी पे किसी को रखा है तो वो फ़ी नहीं होगी। तो ये है मीन अ कंसिडरेशन वेदर पीरियोडिकल और लमसम, कि ये है कि जैसे सर्विसेज उसने दी आप पीरियोडिकल उसको पे कर दिया या लमसम कर दिया फॉर रेंडरिंग एनी मैनेजेरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज उससे आप ले रहते हैं, इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ द टेक्निकल अदर दैन द पर्सनल बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं होती, कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन असेंबली लाइक प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग बाई द रिसिपेंट्स, ये नहीं हो सकते। और दूसरा कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम फॉर द रिसिपेंट चार्ज अंडर द हेड सैलरी, जो कि सैलरी के हेड में अगर चार्ज होगा तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। सब सेक्शन 24 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डिफाइंड किए गए हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किए गए हैं वो इसमें शामिल होंगे, लाइक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। इसी तरह फाइनेंस सोसाइटीज़ हैं, इंक्लूड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विच एक्सेप्ट मनी, को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनमें फ्रॉड भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं, हुए थे, कि वो मनी आपकी एक्सेप्ट करती हैं ऑन डिपॉजिट अदरवाइज फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवांसिंग अ लोन और मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस, के वो आप कॉरपोरेशन में पैसे जमा करवाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका फिर आपको रिटर्न देती है। सब सेक्शन 26 है फर्म, फर्म मीन्स फर्म एज डिफाइंड है अंडर सेक्शन 80 में, इसके बारे में सारा बताया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है। इसी तरह फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ये हमने प्रैक्टिकल भी इसका किया है, जिसकी वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की जो है उसको ट्रीटमेंट हमने किस तरह करना है। तो वो ऐसी इनकम है जो सब सेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 101 में डिफ़ाइन की गई है कि बाहर आप कोई काम कर रहे हैं तो बाहर से आपको इनकम आती है इधर बैठे हुए, तो उसको फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। आगे बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन है 27E, ग्रीन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है। ग्रीन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसी अंडरटेकिंग होती है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हो, वो पहले से इस्टेब्लिश शुदा इंडस्ट्री में ना हो, वो नई बनाई गई हो, उसकी बिल्डिंग भी नई बनाई गई हो, मशीनरी भी नई हो, सब कुछ नया हो। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई पुरानी उठा के नई जगह पे आके लगा दी गई है, तो नई टेक्नोलॉजी उसमें होती है, तो उसको ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। तो इसमें ला क्या कहता है, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक तो नई होगी विच इज़ सेटअप ऑन लैंड विच हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन यूज्ड, कि लैंड जो है पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, एंड इज़ फ्री फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज ऑफ एनी प्रायर वर्क, कभी उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर बिल्ड विदाउट डिमोलिशिंग, ये भी नहीं है कि कोई पहले से फैक्ट्री थी उसको डिमोलिश करके तो ये बना दी गई, ये नहीं है कि वो जो बिल्ड की जाती है विदाउट डिमोलिशिंग, रिवैम्पिंग, रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, रीमॉडलिंग और मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और फैसिलिटी ऑफ प्लांट, बल्कि वो नई जगह पे बिल्कुल लगती है। नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, कोई अंडरटेकिंग है उसको स्प्लिट करके तो दोबारा ला के प्लांट इधर लगा दिया गया, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है।
यूजिंग एनी प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ नॉट अर्लियर बिन यूज्ड। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई हो टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, एंड सो अप्रूव्ड बाय द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से ये अप्रूव होनी चाहिए, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। और इसकी क्लास बी है, इज़ अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। में एप्लीकेशन दें जो कमिश्नर से अप्रूव हो, एंड मैनर अकम्पलिश टू प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एज में बी रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर, जो कि कमिश्नर को रिक्वायर्ड होंगे और उसको डॉक्यूमेंट देने के बाद प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो ये आपकी अप्रूवल होगी और उसमें आप लेंगे। तो इसमें प्रोवाइजो है दैट दिस डेफिनेशन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड, यानी कि 1 जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड से ये अप्लाई होगी डेफिनेशन, पहले नहीं होगी। सब सेक्शन 28 है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि घर बनाने के लिए जो बैंक एक फाइनेंस करता है लोगों को कि अपना घर बनाने के लिए कर्जे देते हैं, इस पे इंटरेस्ट भी वो लेता है, तो वो जो है उसको कहते हैं हाउस बिल्डिंग कारपोरेशन, और जो कि एस्टेब्लिश होता है अंडर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट 1952 के तहत। और इसी तरह इम्प्यूटेबल इनकम इन रिलेशन टू एन अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स मीन्स द इनकम विच वुड हैव रिजल्ट इन द सेम टैक्स, यानी कि फाइनल टैक्स अगर दिया गया है तो उतना टैक्स देने से क्या इनकम, क्योंकि हैड दिस अमाउंट नॉट बिन सब्जेक्ट टू द फाइनल इनकम, के वो फाइनल इनकम के तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो उतना टैक्स देने से कितनी इनकम जनरेट हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। और सब सेक्शन 29 है इनकम के रिलेटेड, जिसका ये टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो उसका इनकम मेन डेफिनेशन तो ये बनेगी। तो इसमें क्या है, इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, के ऐसी अमाउंट जो टैक्स में चार्जेबल है इस एक्ट के तहत, जिस पे टैक्स लिया जाता है, टैक्स जिस पे चार्ज किया जाता है, उसको हम इनकम कहते हैं। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन आर डिडक्शन, यानी कि कलेक्शन की जाती है या डिडक्शन की जाती है ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन। कौन कौन से सेक्शन है, जैसे कि 148 है, हम इंपोर्ट स्टेज पे इसकी करते हैं, 150 है, 152 है, फॉरेन इनकम है, 153 जिसमें विद होल्डिंग होते हैं, 154 जिसमें एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट्स होती हैं और उसका विद होल्डिंग होता है, 156 है बॉन्ड्स की, 56 से 233 कमीशन इनकम अगर है, एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 234, सेक्शन 236 जेड एंड अदर ट्रीटेड एज द इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड मे लॉस ऑफ द इनकम। हाँ, ये है कि लॉस भी हो सकता है, उसमें इनकम में जो लॉस होता है वो भी इसमें शामिल है। इसी तरह सब सेक्शन 29A है इनकम ईयर क्या होता है, मीन्स इनकम ईयर एज डिफाइंड इन रिपील्ड ऑर्डिनेंस में जो बताया गया है वो होता है। अच्छा, एक टैक्स पीरियड होता है, टैक्स पीरियड मीन ये होता है कि कितने का इसमें टैक्स पीरियड होता है, जो कि मैंने आपको बताया था सेल्स टैक्स में 1 महीने का होता है, लेकिन जो इनकम टैक्स में है वो 1 साल का होता है। इसी तरह सब सेक्शन 29B है इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट मीन्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ एलिजिबल पर्सन विद पेंशन फंड मैनेजमेंट अप्रूव्ड अंडर वॉलंटरली पेंशन स्कीम्स के जरिए किया जाता है, उसमें कहते हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन सी होती है, जैसे कि हमने वो सेल्स टैक्स में भी पढ़ा था, कॉटेज इंडस्ट्री एक पढ़ी थी कि उसको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको कहेंगे, किस पे एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन सी होगी, तो उसमें नंबर 1 तो ये है कि एन अंडरटेकिंग विच इज़ सेटअप इन पाकिस्तान एंड विच एम्प्लाइज, के वो पाकिस्तान में है और एम्प्लाई रखे हैं 10 और मोर पर्सन इन पाकिस्तान एंड इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि एक तो 10 से ज़्यादा उसमें एम्प्लाई हों, 10 से कम जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है, 10 से ज़्यादा होंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो रही है, और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकली ट्रांसमिट एंड इज़ नॉट जनरेटेड बाई अ ह्यूमन और एनिमल एनर्जी, कि जो मैनुअल काम से नहीं बल्कि ट्रांसमिटेड हो, मतलब गैस पे भी हो सकती है, इस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ह्यूमन जो है मैनुअल नहीं वर्क हो सकता, उसको हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहेंगे। 20 और मोर पर्सन इन पाकिस्तान एंड डज नॉट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और एनी अदर फॉर्म, अगर 20 या 20 से ज़्यादा हैं तो फिर वो एनर्जी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। विच इज़ मैकेनिकली ट्रांसमिटेड आर नॉट जनरेटेड बाई अ ह्यूमन और एनिमल्स, और एंड विच
चीज़ इंगेज काम क्या करती है, ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर अंडरटेकिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, चीज़ों को चेंज करेगी, चीज़ की जो एक पोजीशन है उसको तब्दील कर देगी पोजीशन को। द मैन्युफैक्चर्ड गुड आर मटेरियल आर सब्जेक्ट टू गुड्स एंड मटेरियल ऑफ एनी प्रोसेस विच इज़ सब्सटेंशियली चेंज द ओरिजिन ऑफ कंडीशन, यानी कि उसकी कंडीशन जो है, ओरिजिन जो है उसको ये चेंज कर देगी। एंड शिपिंग, शिप बिल्डिंग, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर, ये भी जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आएगी। द वर्किंग ऑफ एनी माइन, ऑयल वेल आर अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट, ये भी इसमें आएंगे। और इसकी सब क्लास AA है। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मई 2022 a person directly involved in construction of building, road, bridge and other such structure or development of the land to the extent and for the purpose of import plant and machinery to utilize in such activity subject to such condition may be notified by the board। तो बोर्ड नोटिफाई करेगा कि ऐसा बंदा जो कि 1 जुलाई 2022 से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से, बिल्डिंग से, रोड से, तो उसको बोर्ड नोटिफाई करेगा तो वो होगा। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022 रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन द होटल बिजनेस इन पाकिस्तान, होटल बिजनेस ऑफ पाकिस्तान से होगा तो वो भी इसमें मैन्युफैक्चरर में आएगा। टेली कम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेटिंग अंडर द लाइसेंस ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के लाइसेंस के ज़रिए टेली कम्युनिकेशन कंपनी कर रही है तो वो भी इसमें शामिल होगी। तो ये आज के लिए आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है, तो कल से हम फिर इनटेंजिबल पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ही अपनी डेफिनेशंस को रखते हैं, तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह समझे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।